हाय गाइस, हाउ आर यू? तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और आज हमने अपने 8 चैप्टर को पढ़ना है और हम अपने 7 चैप्टर को पढ़ चुके हैं और आज ये हमारा ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर होगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जो ये जो हमारी एनसीईआरटी होती हैं ये हमें हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती हैं, तो इसलिए हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हम हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ते हैं। हम हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ते हैं और उसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, हम उन्हें देखते हैं। तो इसी तरह आज का भी हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारे चैप्टर का नाम है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपने, जो हमारा चैप्टर 8 है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, उसका जो वातावरण है उसका जो वातावरण है और उसकी जो जलवायु है, वो जीवन के लिए है, जीवन के लायक है, जो हमारी पृथ्वी है। अब हम आज जो पढ़ेंगे, आज मौसम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो मौसम है उसके समाचार आपको रोजाना मिलते हैं। जैसे कि आप समाचार पत्रों में या किसी और माध्यम से भी आप प्राप्त करते हैं कि मौसम है कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं, और इसके अलावा कब गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठंड आदि के बारे में आप सब मौसम आदि मौसमों के बारे में आप जानते हैं। और ये जो हमारा मौसम है वो प्रतिदिन बदलता है। और जो मौसम है, हमारा मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि कभी गर्मी पड़ती है तो कभी ठंड पड़ती है, कभी आसमान में बादल भी छाए जाते हैं। जो कभी कभी बादल छाए जाते हैं, तो ये जो हमारा होता है मौसम के बदलने को होता है, जो वायुमंडल में मौसम बदलता है। तो कभी गर्म होता है, ठंडा होता है, और कभी कभी तेज वर्षा भी होती है। और आप जब मौसम गर्म होता है, जब बहुत दिन तक मौसम गर्म होता है, तो आप जो ऊनी कपड़े होते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं, उनकी जरूरत आपको नहीं पड़ती, और बल्कि आप ठंडी चीजें आदि का सेवन करने लग जाते हैं और ठंडे कपड़े, हल्के कपड़े आदि पहनने लग जाते हैं। और इसके उल्टा, जब मौसम ठंडा होता है तब आप ऊनी वस्त्र पहनने लगते हैं और आपको ठंडी चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है और आप गर्म चीजों को खाना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में सामान्य जब हमारा दिसंबर से फरवरी तक का टाइम होता है, दिसंबर से फरवरी तक का टाइम होता है, तो जब ठंडा मौसम होता है मतलब सर्दी होती है। और मार्च से मई तक मौसम गर्म होता है, तो गर्मी होती है। और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। और अक्टूबर एवं नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, मतलब शरद ऋतु आने का समय होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक शीत ऋतु की तरफ चलते हैं। देखिए, जो ऋतुएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। एक तो हमारी शीत ऋतु हो गई, एक हमारी ग्रीष्म ऋतु होगी, एक हमारी वर्षा ऋतु हो गई, और एक हमारी वसंत ऋतु होगी। ये हमारी 4 ऋतुएं होती हैं। तो जो हमारी शीत ऋतु है, वो ठंडे मौसम में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पड़ती, इसलिए हमारी शीत ऋतु आती है। जिसकी वजह से जो उत्तर भारत जो होता है, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जो हमारा उत्तर भारत होता है, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जो भारत का ऊपर साइड का जो एरिया रहता है, ऐसे ऐसे जो हमारा इंडिया होता है, उसका जो ऊपर का यहाँ का जो एरिया होता है, ये वाले एरिया जो होता है, ये ठंडा हो जाता है उत्तर भारत का। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु। किसी तरफ ग्रीष्म ऋतु। देखिए, जो ग्रीष्म ऋतु जब आती है, जब अधिकांश जो सूर्य की किरणें हैं, अधिकतर ज्यादातर जो सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जबकि शीत ऋतु में सीधी नहीं पड़ती थी। अब जो सूर्य की जो किरणें हैं वो इंडिया पर सीधी पड़ती हैं, हमारे भारत पर सीधी पड़ती हैं, और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और दिन के समय शुष्क गर्म पवन चलती है, जिसे लू कहा जाता है। लू किसे कहते हैं? शुष्क एवं गर्म पवन को। ये आपको याद रखना है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो गर्म और शुष्क पवन बहती है उसे क्या कहते हैं? उसे लू कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जो गर्म और शुष्क हवा चलती है, जिसे हम लू कहते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। देखिएगा,
जो ये समय होता है, ये मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। और इस समय जो पवन होती हैं वो बंगाल की खाड़ी, जैसे कि आप ये मैप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारी बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से पवन स्थलों की ओर बहती है। अब इधर से अरब सागर की तरफ से जो पवन होती है वो स्थलों की ओर बहती है। स्थल जो होते हैं हमारे उनकी तरफ बहती है। अब जो पवन है पहाड़ों से टकरा कर जाती है। ये पहाड़ों से टकरा कर जब वर्षा होती है तभी वर्षा होती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो तब वर्षा होती है, और इसी को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। देखिए इस समय जो पवन जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। जो पवन होती है वो इस समय पवन इस स्थल की ओर से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। और भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। जो भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं, जो निचले भाग हैं, जैसे कि तमिलनाडु ये रहा हमारा और आंध्र प्रदेश, इनमें जब वर्षा होती है, जब स्थल भागों से जो वायु है ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, ये लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, तब हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा होती है। और यहाँ पर जो हमारा अरब सागर की ओर जाती है, जो हमारी पवन होती है। तो अब क्वेश्चन है कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं। अब किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई, बहुत ही सालों में अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहते हैं। किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा को जलवायु कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये सो इम्पोर्टेंट है। और जो भारत की जलवायु वो कैसी है। देखिए जो भारत की जलवायु है वो मोटे तौर पर उसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, ये आपको याद रखना है। जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, वो मानसूनी जलवायु है, ये आपको याद रखना है। और जो ये हमारा शब्द है मानसून, जो हमारा शब्द है मानसून, ये किस भाषा से लिया गया है। ये जो शब्द है मानसून, ये किस भाषा से लिया गया है। ये जो अरबी भाषा के मौसमी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो जो मानसून है वो जो अरबी भाषा का मौसमी शब्द है उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। और और जो हमारी जो भारत है उसकी जो स्थिति है वो उष्ण कटिबंध है। कैसी स्थिति है हमारे भारत की, उष्ण कटिबंध है। और इसी वजह से यहाँ पर जो ज्यादातर जो बारिश होती है वो मानसूनी पवन से होती है। और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। जो भारत है उसमें कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा तथा अधिकतम मात्रा में फसल का उत्पादन, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। प्रचुर का मतलब होता है अधिकता, अधिकता या ज्यादता, या ज्यादता, अधिकता या ज्यादता। अब मान लीजिए कि किसी वर्ष जो मानसूनी वर्षा है वो कम हो रही है, या हो ही नहीं रही है, या बिल्कुल कम हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो हमारी फसलें होंगी वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी। और जो कुएं जो आदि जो पानी के स्रोत है उनका जो जल स्तर है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा। और गर्मी का जो मौसम है वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो भारत है वो उष्ण कटिबंध है। और इसी वजह से यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। लेकिन हम ज्यादा गर्मी महीने ज्यादा होते हैं, गर्मी ज्यादा दिनों तक पड़ती है। और हमें गर्मी इतनी ज्यादा दिनों तक क्यों नहीं लगती, क्योंकि जो हमारी जो हवा है, हमारी जो पवन है वो मानसूनी पवन है। हमारी जो जलवायु मानसूनी जलवायु है। जो बारिश होती है वो गर्मी को छोटा कर देती है। तो इसी वजह से जो गर्मी होंगी वो लंबी हो जाएंगी, उनका जो समय होगा वो लंबा हो जाएगा। तो गाइस आगे चलते हैं। देखिए जो किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है वो किस पर निर्भर करती है। किसी भी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है। देखिए किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है वो स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्च वाच पर निर्भर करती है। देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो उच्च वाच है इसे क्या कहते हैं। देखिए जो हमारा धरातल है उसकी जो ऊंचाई और निचाई कितनी बनती है,
जो धरातल की ऊंचाई नीचाई होती है उससे बनने वाले जो आकार होते हैं, जो धरातल की जो जैसे कि ऊंचाई नीचाई आदि होगी और उससे जो आकार बनेंगे उसे उच्चवाच कहते हैं और इसे हिंदी में रिलीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलीफ कहते हैं इसे इंग्लिश में, उच्चवाच को। तो जो जलवायु किसी भी स्थान की डिपेंड करती है वो किस पर करती है? एक तो हमारी स्थिति पर, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है। और जो हमारा भारत है उसमें रेगिस्तान आदि भी हैं और पहाड़ का भी एरिया आता है, यहाँ पर पठार भी हैं और यहाँ पर मैदान भी है। तो इसी वजह से जो हमारे भारत की जो जलवायु है, क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न विभिन्न है। जो हमारे भारत की जो जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है। जो हमारे जैसलमेर तथा बीकानेर जो है वो बहुत गर्म स्थान है। और जबकि हम अपने भारत के उत्तर में चले जाएं जहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर आदि आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के द्रास है, कारगिल हो गए, ये काफी ठंडे स्थान है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और जैसे कि हम तटीय क्षेत्र देख लें, हमारे मुंबई हो गया, मुंबई तथा कोलकाता जहाँ की जो जलवायु मध्यम है और यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक ठंड होती है। और यह ये समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत आर्द्र है। देखिए, जो आर्द्र का मतलब होता है कि जल में कितनी वाष्प है, जल में कितनी नमी है, वहाँ की हवा में आदि में, सॉरी, जो हवा में कितनी नमी है उसे आर्द्र कहते हैं। और जो विश्व में जो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सबसे अच्छा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से निकल रहा है वो है कि जो विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो मेघालय में होती है। कहाँ होती है? वो मेघालय में होती है। और मेघालय में कहाँ होती है? कहाँ होती है? मोहसिन राम में होती है। कहाँ? मोहसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो भारत में जो मोहसिन राम है मेघालय में स्थित है, वहां पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। और कितने मिलीमीटर होती है? यहाँ पर 11,871 मिलीलीटर हर वर्ष होती है। मिलीलीटर पर ईयर यहाँ पर बारिश होती है, जो मोहसिन राम में होती है, जो कि में सबसे ज्यादा और विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो बारिश होती है। और जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। किसी किसी वर्ष जो राजस्थान का जो जैसलमेर है वहां पर वर्षा ही नहीं होती है। तो गाइज आगे चलते हैं। प्राकृति प्राकृतिक वनस्पति तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक। देखिए, जो हर साल हम अपने जब वर्षा आदि होती है तो हम अपने पास तरह तरह के पौधे आदि को देखते हैं और हरे भरे मैदानों को भी देखते हैं। जो कुछ पौधे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और जिन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे कि हमारे कैक्टस तथा फूल वाले पौधे आदि हो गए। और इसके अलावा कई बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ भी वृक्ष भी होते हैं। उनमें से जैसे कि हमारे नीम हो गया, आम हो गया और हमारे हमारे बरगद आदि हो गए। और इसके अलावा इनमें बहुत ही बड़ी मात्रा में पत्ती आदि होती हैं। और कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें जो पत्तियों की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, जैसे नारियल और खजूर आदि के पेड़ हो गए। और इसके अलावा जैसे कि घास, झाड़ी तथा पौधे जो मनुष्य की बिना सहायता के उपजते हों, जिनमें जो मनुष्य है वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता हो उनके उपजने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो मनुष्य की बिना सहायता के उपजे, या घास और झाड़ी जो मनुष्य का जिसमें कोई रोल नहीं होता बिना सहायता के, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। जो वो वनस्पति, वो पेड़ पौधे जो बिना, वो झाड़ियाँ जो बिना मनुष्य की हेल्प के, बिना मनुष्य की सहायता के उपजे, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। देखिए, जो अलग अलग जलवायु होती है, जो अलग अलग जलवायु होती है उसमें अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। हमारा जो पहला है वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा? उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन। और जो हमारे जो दूसरे प्रकार के जो वनस्पति आते हैं वो है हमारे उष्ण कटिबंधित पतझड़ वन। कौन से? उष्ण कटिबंधित पतझड़ वन।
और जो हमारी तीसरी आती है वो आती है कटीली झाड़ियाँ। और चौथी हमारी पर्वतीय वनस्पति। तथा हमारा पांचवे होते हैं मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। तो ये हमारे 5 तरह की जो हमारी वनस्पति प्रजाति जो भारत में पाई जाती हैं। तो जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का फोटो है कि जो सूरज के जो प्रकाश है इनकी जमीन तक नहीं पहुंचता। ये वन उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन वहां पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। या ये मान लीजिए कि वो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक हो वहां पर जो होने वाले जो वन होते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। और ये वर्षा वन इतने अधिक होते हैं कि इनकी जो जमीन होती है इन तक सूर्य की प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता। और ये जो वृक्ष होते हैं, ये जो वन होते हैं, इनके वृक्ष की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। जो ये वन होते हैं इनमें वृक्षों की अनेक प्रजातियां, पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। जो ये वन होते हैं, ये वन जो होते हैं वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियों को गिराते हैं। तो इसी वजह से जो इनके पौधे सॉरी पेड़ होते हैं, जो वर्षावन के पेड़ होते हैं, ये अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो इसी वजह से ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और ये जो सदाबहार वन है, जो वन अपनी पत्ती जो होती है वो अलग अलग समय में, वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्ती आदि को गिराते हैं, वो सदाबहार वन होते हैं और वो हमेशा हरे भरे दिखते हैं। और ये जो वन है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्व राज्य के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष मेहगनी, एम्बोनी तथा रोजवुड के होते हैं। ये जो वन होते हैं किस किस के होते हैं? जो अंडमान निकोबार तथा पूर्व उत्तर पूर्व राज्य के कुछ भाग तथा पश्चिम घाट की संगरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जैसे मोगनी, एपोनी और रोजवुड इनके होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि आप ये चित्र देखेंगे, ये सदाबहार वन भी कहलाते हैं। ये जो हमारे ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। ये जो वन होते हैं हमेशा हरे भरे दिखते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। देखिए जो हमारा देश है, जो हमारा भारत है, हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार की जो हमारे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इन वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये जो वन होते हैं इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये जो हमारे उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, जो हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये वन जो होते हैं मानसूनी वन भी कहे जाते हैं। तो मानसूनी वन कौन से होते हैं? मानसूनी वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन को हम मानसूनी वन कहते हैं। और ये कम घने होते हैं और ये वर्षा के निश्चित समय में अपनी पत्तियों को गिराते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ जैसे हमारा साल हो गया, सागौन हो गया, इन इन उसमें वनों में महत्वपूर्ण पेड़ पाए जाते हैं जैसे साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये जो पेड़ आदि पाए जाते हैं इन वनों में। और ये जो वन है ये कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र। मतलब कि जो हमारा भारत है उसके बहुत बड़े भाग में ये वन पाए जाते हैं। और कौन कौन से भाग में पाए जाते हैं? एक तो हमारा मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं कि सभी पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं। ये अपने जो पत्ते होते हैं एक निश्चित समय में ही गिराते हैं। तो इन्हें ही हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बोलते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कटीली झाड़ियां। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए जो इस प्रकार की जो वनस्पति होती है, ये जो कटीली झाड़ियां आदि की जो वनस्पति होती है, ये हमारे देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। शुष्क भागों में ही पाई जाती है क्योंकि वहां पर पानी की क्षति मतलब पानी की कमी होती है। क्षति मतलब कमी। और ये पानी की क्षति को कम करने के लिए ही ये जो कटीले वन होते हैं, ये जो ये जो कटीली झाड़ियां होती हैं
इनके जो ये जो कटीली झाड़ियाँ जो होती है, इनके जो पत्ते होते हैं, इनमें बड़े-बड़े काँटे होते हैं। इनमें बड़े-बड़े काँटे होते हैं क्योंकि ये जो पानी की क्षति है, इसे कम करते हैं। और इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जैसे कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर, जैसे हमारा कैक्टस, खेर, बबूल और कीकर इत्यादि। और ये जो वृक्ष होते हैं मेनली हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात आदि में पाए जाते हैं, जो हमारे वन होते हैं। कहाँ-कहाँ हमारे एक तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और गुजरात में ये पाए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारे कटीली झाड़ी आदि का एक फोटो दे रखा है जो हमारे शुष्क स्थानों पर होते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पर्वतीय वनस्पति। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी कमी आती है और समुद्र तल से 1500 मीटर 1500 मीटर मतलब 1500 मीटर से 250 मीटर मतलब 2500 मीटर मतलब 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ का जो आकार होता है वो शंखाकार होता है। कौन कौन सी ऊंचाई के बीच? सॉरी, देखिए जो हमारे पर्वतीय इलाके होते हैं उनमें ऊंचाई के अनुसार ही होती है, जैसे कि 1500 मीटर और 250 मीटर की ऊंचाई के बीच जो पेड़ों का जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है, मतलब कोन की साइज के होते हैं। जो कोन का जो साइज होता है उस तरह हमारे पेड़ आदि होते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये जो कोन के जो आकार का है वो कोन को कितनी ऊंचाई पर होता है, वो समुद्र तल से 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के बीच में की जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई पर पेड़ों का आकार शंखाकार होता है। और ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। कौन से वृक्ष कहलाते हैं? ये शंकुधारी वृक्ष कहलाते हैं। और इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष भी हैं जैसे चीड़ और पाइपन और तथा देवदार। चीड़, पाइन तथा देवदार आदि जो पर्वतीय वन जो है इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। और इनके जो वृक्ष होते हैं वो संघाकार होते हैं और ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष किसे कहते हैं? जो पर्वतीय वनस्पति होती हैं पर्वतीय, उन्हें ही हम शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट उसको देख लेते हैं, मैंग्रोव वन। तो ये जो हमारे मैंग्रोव वन होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये वन मेनली खारे पानी में होते हैं। कहाँ होते हैं? ये खारे पानी में होते हैं, ये खारे पानी में भी रह सकते हैं। और ये मुख्य पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन हमारे मुख्य पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और सुंदरी इस प्रकार ये जो वन है, जो सुंदरी इस प्रकार के जो वन है, इनकी महत्वपूर्ण प्रजाति है। जो मैंग्रोव वन है, इनकी जो महत्वपूर्ण प्रजाति है वो कौन सी है? वो सुंदरी है। ये आपको याद रखना है, जो सुंदरी है ये इस तरह के जो महत्वपूर्ण वन है इनके वृक्षों की प्रजाति है। और इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्रों का नाम सुंदरबन पड़ा। क्या पड़ा? इस क्षेत्र का नाम सुंदरबन। सुंदरबन किस के नाम पर पड़ा? जो यहाँ पर मैंग्रोव वन है और मैंग्रोव वन की जो प्रजाति है, जो सुंदरी पेड़ है, उसके ऊपर, सुंदरी के ऊपर ही जो हमारा जो सुंदरबन है उसका नाम पड़ा, सुंदरी के ऊपर ही। तो आइए आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमें वन की आवश्यकता क्यों है? जो वन है इनकी आवश्यकता हमें क्यों है? इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक लीला नाम की छोटी बच्ची का जन्म हुआ था। उसके माता पिता ने उसके जन्मदिन पर नीम के एक पौधे को रोपा और प्रत्येक हर एक जन्मदिन पर अलग अलग पौधों को रोपा जाता था। और इनको हमेशा पानी से सींचा जाता तथा बहुत ज्यादा गर्मी एवं सर्दी एवं जानवर से भी बचाया जाता और बच्चे भी इसका ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे और चिड़िया ने उन पर अपने घोंसले आदि
बना लिए थे और बच्चे उनके फूल से खेलते, तितली आदि जो थी उनके चारों तरफ मंडराती थी और बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया और उनकी शाखाओं पर झूले डाले। तो इससे आप समझ गए होंगे कि वन कितने लाभदायक हैं। देखिए जो वन है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और ये विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन को। जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस में ले लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लेते हैं। और पेड़ पौधे की जो जड़ होती है मिट्टी को बांधे रखती है तथा इसी प्रकार वो मिट्टी के अपरदान को भी रोकते हैं। जब मिट्टी का कटाव आदि को भी ये जो हमारे वन होते हैं ये रोकते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे आदि होते हैं ये मिट्टी आदि को बांध कर रखते हैं। तो इस वजह से जो मिट्टी का जो अपरदान है वो कम होता है। और वनों से बहुत सारी चीजें जैसे कि लकड़ी हो गई, ईंधन हो गया, चारा हो गया, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद, बहुत सारी चीजें हमें पेड़ आदि से प्राप्त होती हैं। और वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, ये वन्य जीवों की के लिए प्राकृतिक निवास होते हैं। और जो अब हम पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई के कारण, जो हमने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की और भारी मात्रा में जो प्राकृतिक वनस्पतियों को समाप्त किया, जो हमारी भारी मात्रा में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी और वनस्पति बहुत भारी मात्रा में समाप्त हो गई। और हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए जो पेड़ों को बचाएं, जो पेड़ों को बचें। और जो पेड़ बचे हैं उनकी हमें रक्षा आदि करनी चाहिए, क्योंकि जो हम अंधाधुंध कटाई कर रहे थे पेड़ आदियों की और भारी मात्रा में जब प्राकृतिक वनस्पतियों को समाप्त कर रहे थे, उसकी वजह से जो हमारे कुछ जानवर थे वो लुप्त घोषित कर दिए गए थे। जैसे कि हमारे चीता आदि को लुप्त घोषित कर दिए गए थे, लेकिन हम जो चीते आदि को दोबारा बचाया गया है। तो हमें जो पेड़ अधिक पौधे लगाने चाहिए और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को भी बचाना चाहिए और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में भी बताना चाहिए। और हमें कुछ ऐसे खास आयोजनों करने चाहिए जिन्हें हम वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक आदि ऐसे आयोजन कर कर हमें अधिक से अधिक लोगों को इस जिससे हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे आयोजन में शामिल करना चाहिए और हम जैसे वन महोत्सव को मनाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वो वन आदि को की सुरक्षा करें और पेड़ पौधों आदि को ना काटें, वनों को बचाएं, जिससे हमारी जो पृथ्वी है उसे हम हरा भरा रख सकें। देखिए जो हमारे वन होते हैं वो बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, जैसे हमें दवाई आदि और आश्रम, चारा, ईंधन, खेत का सामान, फर्नीचर, शहद, फल, गोंद एवं लाख, वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक निवास, इमारत के लिए लकड़ी, रबड़ और बहुत ही सारी जो चीजें होती हैं वो हमें देते हैं। और हमें साथ ही ऑक्सीजन भी देते हैं और मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिससे जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो वो सही बनी रहती है और मिट्टी का अपरदान भी कम होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वन्य प्राणी। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए जो हमारे वन्य जीव होते हैं वो मेनली डिपेंड होते हैं वनों पर। जो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के निवास होता है और वनों में जंतुओं की हजार प्रजाति तथा बड़ी संख्या में विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमारे सरीसृप और उभयचर पक्षी, स्तनधारी कीट तथा कृमियों का निवास होता है। और जो बाघ जो जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, जैसे कि आप सब जानते हैं जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न विभिन्न भागों में पाया जाता है। जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, वो देश के अलग अलग राज्यों में पाया जाता है। और जो गुजरात के गिरिवन में एशियाई शेरों का निवास है, जो गुजरात के गिरिवन है उनमें एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तक एक हाथी तथा एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं और असम के जो जंगलों में घूमते हैं। हाथी जो है वो केरल, कर्नाटक में भी मिलते हैं। और ऊंट जो है वो भारत के रेगिस्तान तथा जो जंगली गधा कच्छप के रण में पाए जाते हैं। और जो जंगली बकरी और हिमतेंदुए भालू जो इत्यादि हैं वो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
और इसके अलावा इसके अतिरिक्त बहुत से जानवर जैसे बंदर, सियार और भेड़, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। अब भारत में पक्षियों को भी ऐसी प्रचुरता है, जैसे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, क्योंकि भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल आदि तथा बतख इत्यादि हैं। जो अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं और उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। और और वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो पक्षी हैं वो निवास करते हैं, और इस तरह जो हमारे बाघ अभयारण्य और एक क्षेत्र को ऐसे सेफ कर देगा कि वहाँ पर जो है जंगली जानवर आदि रहेंगे, वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे जानवर आदि को हार्मफुल हो। तो इसलिए बहुत सारे भागाभरने बनाए गए, और से गुजरात के जो गिरी में जो वन है वहां पर एशियाई शेरों को भी रखा गया, ताकि जो हमारी जानवर है लुप्त ना हो। और प्रदेश के कीड़ों में फिर से हमारे तेंदुओं को बसाया गया, जो हमारे तेंदुओं ने फिर से बसाया गया। तो जो हमारे जो तेंदुए आदि जो हमारे जानवर हैं वो लुप्त न हो, तो इसी वजह से जो हमारी सरकार ने भी काफी कठोर कदम उठा रखे हैं कि उससे जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके शिकार आदि पर बैन है। और जो भारत है उसमें सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती हैं। जो भारत है, सांप की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती हैं, जैसे कि एक कोबरा हो गया, और जैसे कि हमारा दूसरा कैरेट हो गया। ये जो है ये मुख्य प्रजाति हैं, भारत में पाई जाने वाले सांप जो उनकी मुख्य प्रजाति हैं। तो भारत में तो भारत में जैसे कि दो प्रकार के सांप आदि पाए जाते हैं। और देखिए जो वनों के जो काटने तथा जानवर की शिकार करने के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों जो भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की जो प्रजाति है उसमें तेजी से घट रही है। और बहुत सी जो प्रजाति है, जैसे हमारा चीता हो गया, जो एशियाई चीता है वो लुप्त हो चुका। बहुत सी प्रजाति समाप्त भी हो चुकी है, और उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क, जैसे कि नेशनल पार्क और पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। और सरकार ने हाथियों तथा बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजनाएं, हस्त परियोजना आदि बहुत सारी परियोजनाएं चलाई गई। और बाघ को बचाने के लिए बाघ दिवस भी बनाया गया 29 जुलाई को, जो हम हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस बनाते हैं। तो इसकी बहुत सारी जो परियोजना है वो शुरू की गई। तो भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क आदि बनाए गए। देखिए जो नेशनल पार्क आदि है उनकी 104 नेशनल पार्क, पशु विहार आदि जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे देश में स्थित है। जैसे कि हमारा सालिम अली नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, और गांधी जी नेशनल पार्क हो गया। ये जो सभी नेशनल पार्क थे इनमें पशु पक्षी आदि को बसाया गया, जैसे कि हमारा पक्षी विहार आदि हो गए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पक्षी उद्यान हो गया। तो इन सभी को पक्षी आदि जो विलुप्त न हो इन्हें बचाया गया। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कठोर नियमों का लाया गया, जैसे कि उनका जो शिकार आदि को इलीगल कर दिया गया, और उनकी जो खाल आदि को बेचने पर बैन लगा दिया गया। और आप लोग भी जो अपने जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण में आप भी थोड़ा काम करते सकते हैं, जैसे कि मार्केट आदि में आपको जानवरों के शरीर के विभिन्न अंग के आकार, जैसे कि हड्डी, सींग तथा पंख से बने जो पदार्थ को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। और जो हम प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को, जो पहला सप्ताह होता है उसे वन्य जीव के रूप में बनाते हैं। तो वन्य जीव के रूप में कौन सा सप्ताह को बनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह को। कौन से को? अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि जो वनों वन्य जो जीव हैं, वन्य जीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाए। इसलिए जो हम हर वर्ष वो अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो हमारे शिकारी आदि होते हैं बाघ की खाल को अच्छे पैसों में जो बिकती है उसे बेचने के लिए बाघ आदि का शिकार करते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रवासी पक्षी भी होते हैं, जैसे कि कुछ प्रवासी पक्षी हमारे पीतल, बत्तख और कलियो फ्लेमिंग और एप्रेस लिटिल स्टिंग प्रत्येक वर्ष जो सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और सबसे छोटे
लिटिल ईस्टर्न, जिसका वजन जो होता है वो 15 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 15 ग्राम तक होता है। ये आपको याद रखना है। किसका होता है? हमारा जो लिटिल ईस्टर्न होता है। किसका? लिटिल ईस्टर्न का। लिटिल ईस्टर्न का जो वजन होता है वो कितना होता है? 15 ग्राम होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो पक्षी होता है ये अटलांटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत आता है। 8,000 किलोमीटर। 15 ग्राम का जो पक्षी होता है वो 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत आता है। तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर को कितना पढ़ा ये देखने के लिए हम हर बार एमसीक्यूज करते हैं। तो चलते अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो मानसून शब्द है उसकी जो उत्पत्ति वो किस भाषा से हुई है? देखिए, जो हमारी जलवायु मानसूनी जलवायु है। जो हमारी जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। अब जो मानसून जो शब्द है, जो मानसून शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो मौसम से हुई है। मौसम से हुई है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है उसका? उसका अर्थ है मौसम। क्या अर्थ है? मौसम। जो अरबी भाषा का शब्द है मौसमी, जिससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसका नाम है मौसम। तो हमारा जो आंसर होगा अरबी भाषा, बी फारसी, सी लैटिन, डी संस्कृत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अरबी भाषा। तो जो हमारा उत्तर है वो ए है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने वाला है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षा 30 से जैसे 30-35 वर्ष में मापी गई वर्षा को ही औसत दशा को ही जलवायु कहते हैं। किसे कहते हैं? कि किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में या 30-35 वर्षों में मापी गई मौसम की जो दशा है उसे ही जलवायु कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र एवं बिहार, सी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, डी दिल्ली। देखिए, जो हमारे देश है उसमें जो मानसून आता है वो एक तो अरब, जो हमारा बंगाल खाड़ी है वहां से उठता है, जो मानसूनी पवनें जाती हैं, और एक हमारा अरब सागर। तो इनसे जो हमारी मानसूनी पवनें जाती है और ये जाकर पहाड़ों से टकराती तब वर्षा होती है। तो जब ये जो पवनें होती है ये लौट रही होती हैं, जब ये वापस आती है स्थल से हमारे समुद्र की ओर आती रहती है, तो तब ये दो दो जगह पर, दो ऐसे राज्य वहां पर बारिश करती हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में ये मानसूनी जो पवनें होती हैं, जो मानसूनी पवनें होती, जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में ये वर्षा करता है। कहाँ पर करता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अब ये जो हमारी वर्षा वो पवनें उठती है मानसूनी पवनें, एक तो हमारी बंगाल खाड़ी में, और एक हमारी अरब सागर से उठती है। ये आपको याद रखना है। तो उत्तर जो हमारा सी है, शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून के लौटने का समय होता है और भारत के दक्षिणी भाग, विशेषकर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस समय मौसम जो होता है वो वर्षा का होता है, और इसी समय में यहाँ पर वर्षा होती है। तो भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत की जो जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है और भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधित होने के कारण वर्षा मानसून पवनों से होती है। तो ये जो हमारा भारत है, यहाँ पर जो गर्मी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो गर्मी होती है वो ज्यादा पीरियड की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है वो ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भारत की जो
जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी स्थिति की जलवायु है। तो हमारा जो कथन है कि वो तो सही है। अब हमने दूसरे कथन की ओर देखते हैं। भारत की जो स्थिति है उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से ही होती है। जी हाँ, जो भारत की जो स्थिति है वो मानसूनी वो सॉरी उष्णकटिबंधीय होने के कारण ही अधिकतर जो वर्षा वो मानसूनी पवनों से होती है। ये जो पवनें होती हैं वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होकर जाती हैं और टकराती है, तब वर्षा होती है। तो हमारे जो दोनों कथन है वो सही है। तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों से होती है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? ए ऊंचाई, बी समुद्र से दूरी, सी उच्चवास, डी उपरोक्त सभी। दी जो किसी भी स्थान की जो जलवायु को निर्धारण करने के लिए मेनली तीन फैक्टर होते हैं। एक तो हमारा ऊंचाई हो गया, पहला हमारा ऊंचाई, और फिर हमारा समुद्र से दूरी। कहाँ? समुद्र से दूरी। और फिर हमारा उच्चवास। उच्चवास हम स्थल से प्राकृतिक आकृति या प्राकृति आदि को हम उच्चवास कहते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है कि उपरोक्त सभी। किसी स्थान की जलवायु की स्थिति उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चवास पर निर्भर करती है, और इसलिए हम भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत वहाँ पर पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान और समुद्र तटीय इलाका भी, और मैदान आदि भी हैं, और पठार आदि भी। तो इसलिए जो हमारी भारत की जलवायु है हम उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए मुंबई में होती है, बी मानसून राम में, सी ऊटी में, डी केरल में। देखिए जो सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में वो मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय, मेघों का आल्य, मेघों का आल्य मेघालय में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है। तो जो हमारे मेघालय, तो अब जो मेघालय में कहाँ पर होती है? तो जो हमारी सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मानसिम राम में होती है। कहाँ होती है? मानसिम राम, जो कि मेघालय में स्थित है। और इससे पहले कहाँ होती? तो इससे पहले, इससे जो 15 किलोमीटर जो दूर है, चेरापूंजी, चेरा पूंजी उसमें होती थी। कहाँ होती थी? चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, जो कि इससे 15 किलोमीटर दूर है। तो इसमें सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानसेवराम में होती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ए अंडमान निकोबार में, बी जो है हमारा उत्तर पूर्व राज्य में, सी है हमारा पश्चिमी घाट में, डी हमारा उपरोक्त सभी। देखिए जो हमारे ये जो वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ये ऐसे वन होते हैं जो कि वर्षा के वर्षा के कारण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। और ये जो वन होते हैं बहुत ज्यादा घने आदि होते हैं। तो इसी वजह से जो सूरज की जो किरणें इन तक नहीं पहुंच पाती। और जो दुनिया के सबसे बड़ी जो वर्षा वन है वो अमेजन वर्षा वन है। आपको याद रखना है, दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन है, जो कि विश्व का फेफड़ा कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। कौन से? अमेजन। अमेजन वन विश्व के सबसे बड़े वन है। तो जो हमारे भारत की जो वर्षा वन है, वर्षा वन में जो बारिश होती है वो बहुत अधिक होती है, और ये हरे भरे होते हैं और बहुत घने होते हैं। तो इसी वजह से जो ये है, ये जो सूर्य के जो प्रकाश है इन तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जो वन होते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है, उत्तर पूर्व राज्य में और पश्चिमी घाट में। तो ये जो वन है ये तीनों जगह है। तो जो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता, और ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, और वे हमेशा भरे हरे भरे दिखाई देते हैं। इसी वजह से, क्योंकि वो हर अपने जो पत्ते गिराते हैं वर्ष के अलग अलग इस समय पर गिराते हैं, और इस वजह से ये हरे भरे दिखाई देते हैं, और इसी वजह से इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। और भारत में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्व राज्य के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं।
तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे देश के अधिकांश भाग किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए उष्णकटिबंधीय, बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी पर्वतीय वन, डी मैंग्रोव वन। देखिए जो हमारे देश में जो ज्यादातर मेनली जो पाए जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहलाते हैं, जो मेनली जिन्हें मानसूनी पवन भी वो मानसूनी वन भी कहते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो हमारे देश में के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये वन घने होते हैं और वर्षा की एक निश्चित समय में अपनी पत्तियों को गिराते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए जो है कटीली झाड़ी वाली वनस्पति पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों में भी विभिन्नता आती है। ये जो कटीली जो झाड़ियां होती है वो शुष्क और गर्म स्थानों पर होती हैं और इस वजह से वहां पर पानी की क्षति होती है। और ये पानी की क्षति को कम करने के लिए जो पत्तियां होती है इनमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो हमारा जो कथन एक है वो सही है। और जो हमारा दूसरा कथन है पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वत की ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति भी में भी विभिन्नता आती है, तो ये भी हमारा सही है क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो वन होते हैं उनके जो वृक्ष होते हैं उनमें ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति आदि में विभिन्नता आती है। जैसे कि 1500 से 2500 के बीच की जो ऊंचाई वाले जो वन होंगे वो शंकुकार होंगे, मतलब कोन के टाइप के होंगे और इन्हीं वन को शंकुधारी वन कहते हैं। तो जो हमारे दोनों जो कथन होंगे वो सही हैं। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, जो दोनों कथन है वो सत्य हैं और कटीली झाड़ियां वाली वनस्पतियों शुष्क भाग में पाई जाती हैं और पानी की क्षति को कम करने के लिए, सॉरी ये क्षति आएगा यहाँ पर गलती लिखा है, क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं और पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो मैंग्रोव वन के संदर्भ में कथन दे रखे हैं। जो हमारे पहला कथन है, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। और दूसरा जो है, ये सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। जी हाँ, ये जो वन होते हैं खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये हमारे अंडमान निकोबार और सुंदरबन डेल्टा की में होते हैं, जहाँ पर खारे पानी भी होता है। ये वन जो होते हैं खारे पानी में भी रह सकते हैं। और जो सुंदरी इस प्रकार के वनों की जो महत्वपूर्ण प्रजाति है और सुंदरी के ऊपर ही जो हमारा सुंदरबन है उसका नाम पड़ा है। क्या पड़ा है? सुंदर वन जो है वो सुंदरी के कारण ही सुंदरबन पड़ा है, सुंदरबन पड़ा है। तो हमारे जो दोनों कथन है वो सत्य है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये मुख्य पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। अंतर दोनों कथन सत्य हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ए अक्टूबर के पहले सप्ताह में, बी सितंबर के पहले सप्ताह में, सी दिसंबर के पहले सप्ताह में, डी नवंबर के पहले सप्ताह में। देखिए जो वन्य जीव जो बनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह जो बनाई जाती है वो हर वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाई जाती है। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और जो हमारा बाघ दिवस है 29 जुलाई को बनाया जाता है। 29 जुलाई को बनाया जाता है जो हमारा बाघ दिवस होता है। तो प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए लोगों में जागरूकता लाई जा सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। तो
सो गाइज यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो अ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर जो है मेनली एनसीईआरटी ही पढ़ाई जा रही है, और यहाँ पर जो हम लेकर चल रहे हैं एनसीईआरटी को इसी तरह से लेकर क्लास वाइज ही लेकर चल रहे हैं, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपनी क्लास वाइज को ही कंप्लीट कर सकें। और हम हर एक पैराग्राफ में से क्वेश्चन बना रहे हैं और उन्हें भी समझ रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।